Prince Tripathi welcome you on my classes, Tripathi preparation classes. Today I am going to continue my lecture which I have given you on the last day. आज का क्लास शुरू करने से पहले हम एक ध्येय वाक्य से अपनी क्लास को शुरू करना चाहते हैं। Slow and steady wins the race। मतलब नियमित और धीरे तरीके से अभ्यास करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज मैं संविधान के अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 153 राज्यों का राज्यपाल के बारे में बताता है। भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा या फिर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। इस बारे में जो भी बातें हैं वो हमारे आर्टिकल 153 में बताई गई हैं। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान और किसी भी दंड को लघुकरण करने की शक्ति है, उसी तरीके से आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 165 में राज्य का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 165 में राज्य के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फ्रेंड्स, आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे आते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 214 उच्च न्यायालयों के बारे में बताता है। हमारे आप सभी को पता है कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है और अभी हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे हाल ही में जो उच्च न्यायालय बनाया गया है वो तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय बनाया गया है। एक उच्च न्यायालय की कई बार एक से अधिक राज्यों में अधिकारिता हो सकती है, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की अधिकारिता पंजाब और हरियाणा के पास भी है। उसी तरीके से गुवाहाटी उच्च न्यायालय पे भी कई सारे राज्यों की अधिकारिता के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय को कई सारी रिटें जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी कई सारे रिट जारी करने का अधिकार है। इन रिटों में मुख्यतः परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षा, ये सारे रिट आते हैं। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। संसद विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय को रख सकती है। यह अधिकार संसद के पास है। आर्टिकल 239 AA जो कि दिल्ली के विशेष बंद करता है। दिल्ली के विषय में विशेष बंद। यह आर्टिकल हमारे संविधान के 69वें संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा गया था। आप सभी को पता है कि दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा है और दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का एक सीएम है और उसका अपना खुद का एक उच्च न्यायालय भी है। सो फ्रेंड्स, दिल्ली के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसके बारे में जो विशेष उपबंध दिए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 AA में दिया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल का पार्ट 9 जो कि पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, जो कि हमारे आर्टिकल 243 से लेकर 243 O तक में दिए गए हैं और आर्टिकल 243 E से लेकर 243 ZG तक नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 9A है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है। अवशिष्ट शक्तियां यानी वो शक्तियां जो कि राज्य सूची और समवर्ती संघ सूची में नहीं दी गई हैं, वो हमारी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती है और अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। फ्रेंड्स, अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में बताया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इन परिषदों का गठन कब किया जाता है आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। जब किन्हीं दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है और उसके निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है।
आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। आर्टिकल 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें मूल अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार, जिसे कि हमारे संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया है और उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, और इसके बारे में आर्टिकल 300A में पूछा गया है और इसके बारे में प्रावधान 300A में किया गया है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में 3 तरीके की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें IAS, PCS और IFS के बारे में बताया गया है, और इसके बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 312 में बताया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 315 में राज्य एवं संघों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग यूपीएससी और स्टेट PCS की एग्जाम देते होंगे, उसके बारे में जो भी गठन के बारे में बताया गया है वो हमारे आर्टिकल 315 में बताया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि निर्वाचन आयोग के लिए 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य सदस्य और 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लोग वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 326 में दिया गया है। फ्रेंड्स, पहले वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, किंतु संविधान के 61वें संशोधन द्वारा 1988 में इस उम्र को 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। फ्रेंड्स, आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है कि जब हमारे राष्ट्रपति को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 लोगों को एज नॉमिनेट कर सकता है। इसके बारे में हमारे आर्टिकल 331 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। उसी तरीके से आर्टिकल 333 में भी बताया गया है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्यपाल की यह शक्ति है कि वो राज्य विधानसभाओं में भी एक आंग्ल भारतीय को नियुक्त कर सकते हैं। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है, और किसी भी जाति के लिए आयोग जो गठित करने का अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राज्य भाषा का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति में किया जाता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, जब किसी भी राज्य में उसकी विधानसभा और या फिर राज्य विधानसभा में कार्य सही से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदन करता है कि वो उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले ले, और उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति के कहने पे शासन करता है, और इसी को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में कभी कभी विशेषता संशोधन किया जाता है और कभी कभी नॉर्मल तरीके से भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में जो विशेष प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में विशेष उपबंध करता है। आर्टिकल 370 के अनुसार ही जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और इस दर्जे में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आर्टिकल 393 संक्षिप्त नाम। आर्टिकल 393 में ये कहा गया है कि इस एक्ट को भारतीय संविधान कहा जाएगा, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 393 में किया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसे प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।